हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की 6th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हिंदी में इसका अनुवाद होगा विविधता की समझ। जो जो पॉइंट हम इस बुक में पढ़ेंगे उनका नाम है। पहला पॉइंट है विविधता, डाइवर्सिटी। दूसरा है गैर बराबरी, गैर विविधता या फिर अनेकता। इंग्लिश में इसका मतलब है इन इक्वालिटी। तीसरा पॉइंट है हमारा विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है या करती है। इंग्लिश में व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स। हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे हम विविधता को कैसे समझे, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। और फिफ्थ पॉइंट को समझने के लिए हमें दो क्षेत्रों के बारे में भी रीड करेंगे, लद्दाख और केरल। हमारा 6 पॉइंट है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है विविधता या डाइवर्सिटी। दोस्तों, विविधता का अर्थ होता है एक दूसरे से भिन्न होना या अलग होना। जैसे हम सभी एक दूसरे से कई मामलों में कितना अलग होते हैं, जैसे धर्म में, खान पान में, रहन सहन में, भाषा में, त्योहारों में। मगर ये जो विविधता है या फिर कह सकते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है दोस्तों, ये सकारात्मक रूप में होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। और ये सभी विविधता भारत को अनेकता में एकता का रूप देती हैं, जिससे हम सभी भारतीयों को गर्व होता है। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पे क्लियर करेंगे, धर्म यानी रिलीजियंस। दोस्तों, हम सभी किसी ना किसी धर्म से ज़रूर जुड़े होते हैं। जैसे कोई हिंदू है, कोई सिख है, तो कोई पंजाबी है, तो कोई मुस्लिम या ईसाई है। और हम सभी अपने धर्म का पालन भी करते हैं और एक दूसरे के धर्म का आदर भी करते हैं। यह भी एक डाइवर्सिटी का रूप है। नेक्स्ट है खान पान यानी फूड। दोस्तों, हम सभी का खान पान एक दूसरे से कितना अलग होता है और ज़्यादातर हमारा खान पान हमारे धर्म और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस पर आधारित होता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रहन सहन यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों, हमारा रहन सहन कैसा है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, ये सभी चीज़ें, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं और हम किस क्षेत्र में रहते हैं, इन पे ज़्यादातर आधारित होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे भाषा यानी लैंग्वेज। दोस्तों, हमारे भारत देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, वे समझी भी जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटका में कन्नड़ और भी कई भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं त्योहारों की यानी फेस्टिवल्स की। दोस्तों, हम सभी अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और ये भी हमारे धर्म के ऊपर निर्भर करता है ज़्यादातर, और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस पर भी डिपेंड होता है। परंतु कई क्षेत्र के कुछ फेमस फेस्टिवल्स भी होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और केरल में ओणम फेस्टिवल बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्टेट हैं या फिर ये जो क्षेत्र हैं कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते। हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में सभी क्षेत्रों में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और वे जिस धर्म को मानते हैं उससे जुड़े त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पंजाबी लोहड़ी मनाना पसंद करते हैं और बंगाली दुर्गा पूजा मनाना पसंद करते हैं, हिंदू दिवाली मनाना बहुत पसंद करते हैं। मगर इसके साथ साथ वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के फेमस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं, गैर बराबरी, गैर विविधता, अनेकता या फिर इन इक्वालिटी। इसका अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी ना मिलना या फिर अवसरों का अभाव होना। ये जो विविधताएं हैं ये नेगेटिव में या फिर कह सकते हैं नकारात्मक रूप में देखने को मिलती हैं। जैसे धन के रूप में, शिक्षा के रूप में, ज़मीन के रूप में, अमीरी गरीबी के रूप में इत्यादि। यहाँ पे हम ये सभी पॉइंट क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए बहुत धन है, दे हैव मोर मनी, मगर किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो किसी के पास एजुकेशन के इतने अवसर हैं तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होते। अब हम बात करते हैं ज़मीन की या प्रॉपर्टी की। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है तो किसी के पास रहने के लिए एक घर भी नहीं होता। और अब हम अमीरी गरीबी को देखते हैं, रिच एंड पुअर, यानी कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है
तो कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है कि वे अपना जीवन भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं चला पाता। देखिए, ये सभी अनेकताएं नकारात्मक रूप में यानी नेगेटिव रूप में हमने देखा, तो ये सभी गैर विविधता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी इन एड टू अवर लाइव्स। दोस्तों, यहाँ पे समृद्ध शब्द का अर्थ है संपन्न होना या फिर पूरा होना। इस पॉइंट में क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें किसी के फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं और किसी को हमारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं। कभी हमें किसी का खाना बहुत अच्छा लगता है और किसी को कभी हमारे यहाँ की डिशेस अच्छी लगती हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें किसी और कल्चर के रीति रिवाज या फिर वहाँ का ड्रेसअप, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हमारे रीति रिवाज और हमारे ड्रेसअप बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की भाषा समझना व सुनना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। तो ये जब संस्कृति का आदान प्रदान होता है, इसी से ही क्या होता है, हमारा जीवन समृद्ध होता है। ये जो विविधता है हमारे जीवन को एक समृद्ध रूप देती है। यहाँ पे अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। दोस्तों, हम एक देश में रहने के बाद भी अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। वह हमारे जगह अलग होती है, यानी जहाँ हम रह रहे हैं क्षेत्र अलग अलग होते हैं, हमारे कल्चर अलग अलग होते हैं, हमारा जो ड्रेस है वो भी अलग अलग होता है। ये सभी चीज़ें भारत में विविधता उत्पन्न करती हैं। और दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में जितने भी पॉइंट मैंने क्लियर करे हैं वो सारे पॉइंट इसमें आते हैं। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, हम विविधता को कैसे समझें। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। दोस्तों, जब 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार जैसे वाहन नहीं उपलब्ध होते थे, तब लोग ऊंट, घोड़े व पानी के जहाज़ों के द्वारा ही यात्रा किया करते थे या फिर पैदल भी यात्रा किया करते थे। ये यात्राएं ज़्यादातर सूखा पड़ने के कारण की जाती थी, जिससे कि वे नई जगह पे जाके बस सकें, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी, या फिर युद्धों के कारण नई जगह पर चले जाते थे। जैसे इतिहास में जो युद्ध हुआ करते थे, उस दौरान लोग युद्ध में जब हार जाते थे तब वे अपनी जगह को छोड़ देते थे और नई जगह पे बस जाते थे, या फिर युद्ध होने के डर से वे नई जगह पे चले जाया करते थे। और जब ये लोग नई जगहों पर बसते थे तब वे वहाँ के लोगों के साथ वहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान इत्यादि को सीख लिया करते थे और वे अपनी संस्कृति व उनकी संस्कृति का आदान प्रदान किया करते थे। और इसी से ही मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। और इसी तरह लोग वहाँ की जलवायु के साथ तालमेल बिठा लेते थे। जैसे वहाँ की जलवायु के अनुसार फूड, ड्रेस, कल्चर, फेस्टिवल इत्यादि ये सभी चीज़ें इसमें ऐड हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम दो क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख और केरल। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी पहाड़ी में बसा हुआ एक बर्फीला रेगिस्तान है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। यहाँ पर खेती संभव नहीं होती, वह पेड़ पौधे कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ जमी रहती है। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए पिघली हुई बर्फ पर निर्भर रहते हैं, जो कि सिर्फ गर्म महीनों में ही संभव होती है। और यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, और ये वहाँ के व्यापारियों के लिए व्यापार का एक अच्छा स्रोत है। वहाँ के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को ऊंचे दामों में बेच देते हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग खेती ना होने के कारण जानवरों से प्राप्त होने वाले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जैसे दूध, चीज़, मक्खन, मांस इत्यादि। यहाँ पर सभी लोगों के पास पशु जरूर होते हैं। इस क्षेत्र की इतनी ठंडी जलवायु होने के बाद भी ये व्यापारियों के व्यापार का आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इतनी ठंडी जलवायु होने के बाद भी यह क्षेत्र व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, क्योंकि यहाँ से कई घाटियाँ होकर निकलती हैं, जिससे गुजरकर मध्य एशिया के व्यापारी उस इलाके में जाते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये व्यापारियों के झुंड अपने साथ मसाले, रेशम, दरिया लेके चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ के लोग 400 साल पहले मुस्लिम धर्म से परिचित हुए। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह है। यहाँ के स्थानीय लोग तिब्बत का केसर साग,
मिलकर गाते हैं और नाटक भी खेलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं केरल के बारे में। दोस्तों, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की पहाड़ियों पे मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे मसाले उगाए जाते हैं और यही मसाले व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहूदी व्यापारी सबसे पहले व्यापार के लिए केरल आए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग हजारों साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। करीब 700 साल पहले निबंध दूता यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने बताया कि यहाँ पे मुस्लिम समुदायों की बड़ी इज्जत की जाती है। वास्को डी गामा पानी के जहाज के रास्ते यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों को यूरोप से भारत तक का रास्ता पता चला। चीन के व्यापारी व्यापार के लिए केरल आए। यहाँ पे जो मछली पकड़ने का जाल इस्तेमाल में लाया जाता है वो हूबहू चीन वाले जो जाल हैं उनसे मेल खाता है और यहाँ के जो जाले हैं उनको चीना वाला भी कहते हैं। और यहाँ पे जो तलने के लिए बर्तन इस्तेमाल में लाया जाता है उसको चीना चट्टी कहा जाता है। तो इससे यही पता चलता है कि जो ये चीज़ें हैं इनकी उत्पत्ति चीनी जगह से ही हुई है। यहाँ की मिट्टी चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर चावल की खेती की जाती है। और यहाँ के लोग चावल से बने पकवान और मछली से बने पकवान खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन दो क्षेत्रों से यही पता चलता है कि किसी जगह का इतिहास वहाँ की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति दोनों पर प्रभाव डालता है। चलिए अब यहाँ पे हम 6 पॉइंट देखते हैं। भारत में एकता, यूनिटी इन इंडिया। भारत में अनेकता में एकता पर भारतीयों को बहुत गर्व होता है। ये हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जैसे जब भारत पर ब्रिटिश शासन था उस समय सभी भारतीय, जिसमें सभी धर्म की महिलाएं, पुरुष सभी शामिल थे। सभी ने मिलके आंदोलन किए, जेल गए, व देश को आज़ाद करने में पूरी पूरी मदद की। इसी तरह जलियांवाला हत्याकांड के दौरान कई लोग जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे हुए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म शामिल थे। वे अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि तभी वहाँ पे एक ब्रिटिश जनरल ने गोली चलवा दी वहाँ के लोगों पे, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल भी हुए। और उन्हीं की याद में कई चिन्ह और गीत उभरे।